हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्राम आईएएस। देखिए हम लोग अभी जो है डेली मेंस आंसर राइटिंग का सीरीज चला रहे हैं एंड आज डे 6 के क्वेश्चंस का डिस्कशन है। अभी फिलहाल एसए और साइंस एंड टेक के क्वेश्चंस पे हम लोग क्वेश्चंस प्रोवाइड कर रहे हैं, राइट। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज वन इज बीटी कॉटन, सेकेंड इज ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड एसए का जो टॉपिक है दैट इज नव के लकड़ी 90 खर्च। ठीक है, तो मैंने बताया है आपको किस तरह से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। शॉर्ट आंसर अगर है तो 2 पेजेस में आपके आंसर्स कंप्लीट हो जाना चाहिए। बट कुछ कॉपीज में अभी देख रही हूँ चेक करते वक्त कुछ बच्चे 3 पेजेस में आंसर को कंक्लूड कर रहे हैं या 4 पेजेस लेके चले जा रहे हैं शॉर्ट के लिए। वैसा ना करें, आप ट्राई करिए कि आपका अगर शॉर्ट आंसर है तो वो 2 पेज में कंप्लीट हो जाए, क्योंकि वहां आपको प्रिंटेड मिलता है कॉपी, राइट। तो ठीक है, हमारा जो शॉर्ट क्वेश्चन है फर्स्ट वन इज व्हाट इज बीटी कॉटन, है ना। बीटी कॉटन क्या है एंड डिस्कस इट्स मेजर बेनिफिट्स एंड लिमिटेशंस। बीटी कपास यानी बीटी कॉटन क्या है, भारत में इसके प्रमुख लाभों, इसके बेनिफिट्स को एवं सीमाओं की चर्चा कीजिए, है ना। यहाँ जो डायमेंशन है क्वेश्चन का वो 3 डायमेंशन में है। दैट इज पहला आपको ये लिखना है कि बीटी कॉटन आखिर है क्या, सेकेंड आपको लिखना है इसके बेनिफिट्स क्या है एंड थर्ड आपको लिखना है इसके लिमिटेशंस क्या है। देखिए जब आपको शॉर्ट आंसर मिले ना तो अपने मन से एक्स्ट्रा कुछ मत ऐड करिए, जो पूछा जा रहा है उसी में आप आंसर को, उसी के डायमेंशंस को कवर करिए। लॉन्ग में आप अगर थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन डालते हैं तो वो चलता है, बट आपको शॉर्ट आंसर के लिए एग्जैक्ट आपको वही लिखना चाहिए, क्योंकि समय की बहुत ही ज़्यादा वहाँ पे पाबंदी रहती है, ठीक है। टाइम लिमिटेशंस को भी आपको ध्यान में रखना चाहिए वहाँ पे एग्जामिनेशन हॉल में। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है, सतत कृषि जिसे हम कहते हैं, एंड बायो फर्टिलाइजर्स इन प्रमोटिंग सस्टेनेबल एग्रीकल्चर इन इंडिया। इसके सिग्निफिकेंस पे हम लोगों को डिस्कस करना है। भारत में सतत कृषि यानी सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, जिसके अंदर आता है नेचुरल फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग, राइट, को बढ़ावा देने में जैविक खेती जिसे हम कहते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग, जैविक खेती एवं जैव उर्वरकों दैट इज बायो फर्टिलाइजर्स के महत्व की चर्चा कीजिए। तो ये है हमारा दोनों क्वेश्चन आज का। मूविंग टुवर्ड्स एसे का जो टॉपिक है दैट इज नव के लकड़ी 90 खर्च। ठीक है, तो मैं आज इसका मीनिंग आपको डिकोड करके बताऊंगी कि कैसे क्या करना है। पहला टॉपिक है हमारा बीटी कॉटन। आप देख सकते हैं यहाँ पे, है ना, बीटी कॉटन ज़्यादातर जो है इंडिया के वेस्ट साइड में जो बीटी कॉटन की खेती होती है, गुजरात महाराष्ट्र की तरफ, है ना। तो ये जो कॉटन है, देखिए कल के क्लास में मैंने आपको बताया था रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के बारे। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के हेल्प से हम लोग जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स बनाते हैं या जेनेटिकली मॉडिफाइड वेराइटीज को बनाते हैं। उसमें से एक है बीटी कॉटन। बीटी कॉटन इसीलिए इसका नाम रखा गया है बैक्टीरिया के नाम से, दैट इज बैसिलस थुरिंजिनेसिस। बैसिलस थुरिंजिनेसिस ये एक बैक्टीरिया है जो कि सॉइल में पाया जाता है। व्हाट इज क्या है उसका नाम, बैसिलस थुरिंजिएंसिस। ये है बैक्टीरिया का नाम, राइट। तो जब हम लोग बीटी कॉटन की बात करते हैं तो सबसे पहले ये क्या है, ये एक जेनेटिकली मॉडिफाइड कॉटन वैरायटी है ना, डेवलप्ड बाय इंसर्टिंग अ जीन फ्रॉम द बैक्टीरियम बैसिलस थुरिंजिनेसिस। बैक्टीरिया बैसिलस थुरिंजिनेसिस के जीन को कॉटन के प्लांट में इंसर्ट किया गया है जेनेटिकली मॉडिफाई करके, ठीक है, ताकि जो वो प्लांट वैरायटी है वो डिजीज से बच पाए। क्या हुआ था 2002 में जब बीटी कॉटन लाया गया था इंडिया में, उससे पहले की बात करें तो ये जो कॉटन प्लांट है ना, कॉटन प्लांट में एक डिजीज देखा गया, एक पेस्ट था जिसका नाम था बॉलवॉर्म्स।
व्हाट, बॉलवर्म्स, खास करके वो पिंक बॉलवर्म्स थे, तो वो डिस्ट्रॉय कर देते थे ऑन अ लार्ज स्केल। कह सकते हैं कि वो बॉलवर्म इन्फेस्टेशन है ना, लार्ज नंबर ऑफ जो क्रॉप्स थे वो खराब हो रहे थे बॉलवर्म्स के वजह से। ठीक है, तो ऐसा हो गया था कि पिंक बॉलवर्म्स थे, और वो कहाँ इसको इफेक्ट करते थे, जब वो बर्ड है वो जब छोटा फॉर्म में रहता है ना बर्ड्स, तब उस वक्त इन्फेस्टेड हो जाता था बॉलवर्म्स का, पिंक बॉलवर्म्स का, जिसकी वजह से जो है बीटी कॉटन की साइज का ग्रोथ रुक गया था, है ना, वो छोटे फॉर्म में ही रहता था और अच्छे से फुल्ली डेवलप नहीं होती थी, एंड अल्टीमेटली जो है लीव्स ड्रॉप करना, देन फिर वो बर्ड फॉर्म में ही खत्म हो जाता था, प्लांट खराब हो जाता था। तब जरूरत पड़ी इस तरह की एक जेनेटिकली मॉडिफाइड जो वैरायटी है क्रॉप से, जिसके अंदर सेल्फ जो रेजिस्टिविटी है वो डेवलप हो सके, राइट। तो यहाँ पे क्या लाया गया, बीटी कॉटन, ताकि प्लांट के अंदर ऐसा जीन रहे जो कि इस बॉलवर्म को किल कर सके, राइट। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये एक इन्फेक्टेड जो बॉलवर्म है वो बर्ड को इन्फेक्ट कर चुका है, लाइक दिस। ठीक है, तो ऐसा होने के बाद क्या होता था ना, ये ड्रॉप कर जाता था। ये एक हेल्दी कॉटन बॉल है, हेल्दी कॉटन बॉल देखिए इसका साइज कितना बड़ा है हेल्दी कॉटन बॉल का, राइट। तो बीटी कॉटन के यूज से अब जो है इंडिया में 95% के लगभग हेल्दी कॉटन्स ग्रो किए जा रहे हैं, है ना। और ये आप इस तरह से डायग्राम बना सकते हैं अपने कॉपी में भी, डिस्ट्रॉयड बाय बॉलवर्म्स एंड फुल्ली मेच्योर कॉटन बॉल, आप डिफ्रेंसिएशन देख सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग बैसिलस thuringiensis की। बैसिलस thuringiensis जो है ये एक बैक्टीरियम है दैट प्रोड्यूसेस 2 टाइप्स ऑफ टॉक्सिन, ठीक है, जो कि प्रोटीन है। 2 तरह के प्रोटीन को वो बैक्टीरिया प्रोड्यूस करता है, वन इज साइटोलाइटिक टॉक्सिन एंड अदर वन इज क्रिस्टल टॉक्सिन। ठीक है, ये जो बैसिलस thuringiensis है ये 2 तरह के बैक्टीरिया को 2 तरह के प्रोटीन को प्रोड्यूस करता है, प्रोटीन कह सकते हैं या टॉक्सिन। ठीक है, तो उस एक का नाम है क्राई, ठीक है, दैट इज क्रायोलाइटिक टॉक्सिन, एंड अनदर वन इज क्रिस्टल टॉक्सिन। ठीक है, अनदर वन इज क्रिस्टल साइटोलाइटिक टॉक्सिन है, पूरा नाम क्या नाम है, साइटोलाइटिक, CYT, वन इज CYT एंड अनदर वन इज CRY, साइटोलाइटिक टॉक्सिन एंड क्रिस्टल टॉक्सिन। तो ये टॉक्सिन क्या करती है, ये जो पिंक बॉलवर्म है, जो अफेक्टेड जो बॉलवर्म है उसको किल करती है। तो मान लीजिए ये एक बॉलवर्म है या लीव्स पे आ गई तो इसको किल कर देती है ये दोनों जो प्रोटीन है, टॉक्सिन है, बैसिलस thuringiensis। इसी वजह से इस बैक्टीरिया से जीन को निकाला गया। ठीक है, कल रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का मैंने मेथड बताया था, फिर एक अलग से एक डीएनए का जो सेगमेंट है वो लिया गया, दोनों को इंसर्ट किया गया एंड देन होस्ट प्लांट के अंदर लाया गया। ठीक है, इंसर्ट कराया गया। तो होस्ट प्लांट के अंदर आने के बाद ये जो वैरायटी है ये एक ऐसा वैरायटी बन जाता है जिसके अंदर सिमिलर जीन डेवलप हो जाती है, और वो जीन जो है बॉलवर्म को किल करती है, बॉलवर्म्स को किल करती है। या तो फिर अलग जो बीटल्स है, कैटरपिलर्स है, फ्लाइज है, मॉस्किटोज है, इसको भी किल करती है, राइट। तो हम लोग देखते हैं, पढ़ते हैं इसको डिटेल फॉर्म में थोड़ा सा। देखिए, सबसे पहले बीटी कॉटन इंडिया में कब लाया गया था, बीटी कॉटन लाया गया था 2002 में। ठीक है, बीटी कॉटन कब लाया गया था, 2002 में। इज अ जेनेटिकली मॉडिफाइड कॉटन क्रॉप डेवलप्ड बाय inserting genes from soil bacterium that is Bacillus thuringiensis। ठीक है, Bacillus thuringiensis की जीन को लेकर के कॉटन प्लांट के क्रॉप में इंसर्ट किया गया, एंड इससे क्या होती है, ये सेम जीन्स जो है वो पेस्टिसाइड की तरह, नेचुरल पेस्टिसाइड्स हम लोग बोल सकते हैं, प्लांट के अंदर इस तरह का जीन बन जाता है जो कि पेस्ट को किल करता है। वो सिर्फ एक जो है बॉलवर्म्स को ही नहीं किल करता है, बट ऑल्सो दी अदर पेस्ट, जैसे कि इंसेक्ट हो गया, राइट, कैटरपिलर हो गया। ठीक है, कैटरपिलर हो जाती है, देन फिर फ्लाइज है, मॉस्किटोज है, या अलग तरह के जितने भी पेस्ट है उसको किल करती है। ठीक है, फ्लाइज हो गया, ये सब एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं। ठीक है,
तो these genes produces intercyclical proteins that called cry protein. मैंने आपको बताया दो तरह के प्रोटीन है, that is one is cry, it means crystal toxin, and second one is CYT, ठीक है, cytolytic toxin. तो ये दोनों टॉक्सिन जो है वो प्लांट के अंदर प्रोड्यूस होती है and which protects the plant, ठीक है, which protects the crop from the harmful pest. तो यहाँ से एक पॉइंट समझ में आ रहा है, इसका मेजर बेनिफिट क्या है, पेस्टिसाइड्स अलग से यूज नहीं करना पड़ रहा है, ठीक है. द बीटी कॉटन बिकेम द फर्स्ट जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स अप्रूव्ड फॉर कमर्शियल कल्टीवेशन इन इंडिया. इससे पहले जो है किसी भी तरह का जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप इंडिया में यूज नहीं हो रहा था. इवन नाउ ऑल्सो देखा जाए अगर जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स के बारे जीएम क्रॉप्स, तो इंडिया में मेजरली अभी बीटी कॉटन को ही लीगली ग्रो किया जा रहा है. और जो अदर है ना, जैसे बात करते हैं हम लोग जीएम मस्टर्ड की, DMH11 जो है उसका वैरायटी है, देन फिर जीएम मेज है, देन जीएम चिकपी है. तो इन सभी को अभी कह सकते हैं कमर्शियल कल्टीवेशन के लिए फुल्ली जो है इंडिया में ये शुरुआत नहीं की गई है लीगली. इसके कुछ कुछ कंसर्न्स है जिसको अभी नहीं पास किया गया है, तो इस वजह से अभी मेजरली सिर्फ कॉटन, बीटी कॉटन ही यूज हो रही है. तो सबसे पहले इंडिया में इसका कमर्शियल कल्टीवेशन कब स्टार्ट हुआ था, 2002 में. हाँ, बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी. किसी भी तरह के जब जीएम क्रॉप्स को इंडिया में स्टार्ट करना या क्रॉप को ग्रो कराया जाता है, तो उसके पहले एक अप्रेजल कमेटी उसको ये करती है, लीगलाइज करती है कि हाँ आप ग्रो कर सकते हैं कमर्शियली. तो अभी जो फिलहाल जो है जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी सिर्फ बीटी कॉटन के लिए मान्यता दी गई है कि आप कमर्शियली जो है ऑन अ लार्ज स्केल बीटी कॉटन को ही ग्रो कर सकते हैं. किसी किसी एरिया में बीटी ब्रिंजल भी ग्रो करवाया जा रहा है, बट मेजरली कमर्शियल पर्पस से अभी उसका इस्तेमाल नहीं हो रहा है. नाउ लेट्स बिगिन टू इसके क्या क्या क्वेश्चन में क्या था, इसके जो उसका क्या क्या मेजर बेनिफिट्स है, राइट. एंड फिर सेकंड क्या था, लिमिटेशंस क्या है. अगर हम बात करते हैं बैसिलस thuringiensis की, तो आइए थोड़ा सा इसका साइंटिफिक जो बैकग्राउंड है, हिस्टोरिक बैकग्राउंड है वो देख ले. तो बैसिलस thuringiensis ये जो बैक्टीरिया है ये सबसे पहले 1901 में डिस्कवर किया गया था इसे थ्रू, और किन्होंने किया था, जापानीज साइंटिस्ट ने किया था जिनका नाम है शिगेतने इशिवाटरी, ठीक है, उन्होंने किया था बैसिलस thuringiensis का डिस्कवर. तो ये तो बात है कि चलिए फिर उसके बाद फिर बीटीजी इसके जीन्स को निकाला गया एंड फिर देन जो बैसिलस thuringiensis की जीन्स को जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू अदर जो प्लांट्स उसमें डाला गया, दैट इज ट्रांसजेनिक प्लांट. ट्रांसजेनिक प्लांट किसे बोलते हैं, ट्रांसजेनिक प्लांट उसे बोलते हैं जब किसी भी प्लांट को जेनेटिकली मॉडिफाई किया जा सके, तो दैट इज ट्रांसजेनिक प्लांट, है ना. वो ऐसा प्लांट है जो जेनेटिकली मॉडिफाइड है, जैसे बीटी कॉटन ही है, दैट इज अ ट्रांसजेनिक प्लांट, ठीक है. तो दिस जीन्स अनेबल द कॉटन प्लांट टू प्रोड्यूस क्राई प्रोटीन. तो सेम जीन जो है बैसिलस thuringiensis से आई कॉटन प्लांट में, तो वो क्राई प्रोटीन और जो CYT प्रोटीन है वो प्रोड्यूस करने लगी. एंड देन फिर वो पेस्ट को किल करती है नेचुरली, दैट इज पिंक बोलवॉर्म, टोबैको बर्डवॉर्म और दी बोलवॉर्म के लार्वे को, ठीक है. जब वो लार्वे स्टेज में रहती है ना, उसी वक्त वो बीटी कॉटन जो है वो प्रोड्यूस करते हैं अपने टॉक्सिन्स को एंड दैट किल्स दी पेस्ट. तो दो तरह के यहाँ पे बीटी कॉटन वैरायटी को ग्रो किया जा रहा है इंडिया में. वन इज बॉलगार्ड 1 एंड सेकेंड इज बॉलगार्ड 2. पहले सबसे पहले क्या यूज हो रहा था, बॉलगार्ड 1. व्हाट, बॉलगार्ड 1, ठीक है. तो ये जो बॉलगार्ड 1 है प्रोड्यूसेस, ये कौन सा टॉक्सिन प्रोड्यूस करती है, दैट इज CRY1AC टॉक्सिन. CRY1AC टॉक्सिन को प्रोड्यूस करती है, जिसकी वजह से ये क्या होता है, ये इफेक्टिव है फॉर अगेंस्ट दी बोलवॉर्म्स, ये बोलवॉर्म्स को किल करती है. सेकेंड जो है दैट इज बॉलगार्ड 2, ये क्या प्रोड्यूस करता है, CRY1AC प्लस CRY2AB टॉक्सिन्स, राइट. तो ये दोनों प्रोड्यूस कर रहा है, तो पहला तो क्या करेगा, ये किल करेगा,
ठीक है, बॉलवर्ड 2 जो वैरायटी है ये किल करेगा पेस्ट को, एंड ऑल्सो जो बहुत अलग अलग तरह के भी पेस्ट है दोनों को किल करेगा। ठीक है, बहुत अलग अलग तरह के जो पेस्ट है उनको भी किल कर दिया जाता है प्लांट के थ्रू। तो ये है, आप ओवरऑल बीटी कॉटन के बारे आप इतना लिख सकते हैं। तो इंसर्टिंग द जीन्स ऑफ बैक्टीरिया इनटू द कॉटन क्रॉप सो दैट द प्लांट टू हैव द एबिलिटी टू प्रोड्यूस द टॉक्सिन्स, राइट। मेजर बेनिफिट्स की बात करते हैं। सबसे पहला बेनिफिट्स तो आप यही लिखेंगे कि पेस्टिसाइड्स का जो यूज है उसमें बहुत ज्यादा रिडक्शन हुआ है ना। जब हम लोग पेस्टिसाइड्स नहीं यूज कर रहे हैं तो क्या होगा, पेस्टिसाइड्स नहीं यूज करेंगे तो इसका जो लागत है वो बच जाएगी, राइट। इसमें जो खर्च हो रहा है वो बच जाएगी। ठीक है, तो लोअर इनपुट कॉस्ट फॉर फार्मर्स, राइट, लोअर इनपुट कॉस्ट फॉर फार्मर्स। किसान का जो है पेस्टिसाइड्स खरीदने में जो पैसे लगते हैं वो बच जाएंगे। सेकंड क्या होगा, ये एनवायरनमेंट के लिए अच्छा रहेगा। पेस्टिसाइड्स क्या करती है, सॉइल को खराब करती है ना, सॉइल को पल्यूट ही करती है, देन फिर वो फूड चेन में आता है ना, ह्यूमन हेल्थ को भी अफेक्ट करता है पेस्टिसाइड्स। तो पेस्टिसाइड्स अगर नहीं यूज हो रही है तो इसके वजह से क्या होगा, लेस एनवायरमेंटल पोल्यूशन, राइट, लेस एनवायरमेंटल पोल्यूशन हो रही है। हेल्थ रिस्क जो है वो सही हो रहा है। ठीक है ना, हेल्थ को जो पेस्टिसाइड जो फूड चेन में आ जाता है वो उससे हम लोग बच रहे हैं। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं साइकिल, ऐसा कुछ आप देख सकते हैं। पेस्टिसाइड्स अगर हम लोग यूज नहीं करते हैं तो ये इससे फार्मर्स को बेनिफिट है, एनवायरनमेंट को बेनिफिट्स है, राइट। तो ये था पेस्टिसाइड्स का रिडक्शन, यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स अब जो है बीटी कॉटन के थ्रू कम हो रही है। देन बात करते हैं हम लोग इंक्रीज द कॉटन प्रोडक्शन एंड यील्ड। बीटी कॉटन का वैरायटी ऐसा है कि वो प्रोडक्शन को भी, प्रोडक्टिविटी को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया गया है जब से बीटी कॉटन आई है। और अब इंडिया में जो है 90 से 95% बीटी कॉटन के थ्रू कॉटन का प्रोडक्शन हो रहा है, और ख़ास करके बहुत ज़्यादा हाई यील्ड इसका जो वैरायटी है, यानी हाई प्रोडक्शन हो रही है बीटी कॉटन के थ्रू। तो ये आप लिख सकते हैं, इंक्रीज इन कॉटन प्रोडक्शन एंड यील्ड। ठीक है, तो बीटी कॉटन नाउ कवर्स 95% ऑफ कॉटन कल्टीवेशन एरिया इन इंडिया। जो 95% है कॉटन ग्रो करने का एरिया, उसमें 95% बीटी कॉटन ही ग्रो किया जा रहा है, राइट। और अगर हम लोग बात करें यील्ड प्रोडक्शन की, तो इंडियाज एवरेज लिंट यील्ड इंक्रीज फ्रॉम 278 kg पर हेक्टेयर इन 2000 to 2001 टू नियरली 566 kg हेक्टेयर इन 2013 एंड 14। ठीक है, 2001 के लगभग में अगर हम लोग बात करें तो उस वक्त पर हेक्टेयर 278 kg ही ग्रो किया जा रहा था। बट आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ बीटी कॉटन, ठीक है, जब से बीटी कॉटन आई तो एकदम डबल हो गया है ना, 566 kg पर हेक्टेयर जो है ग्रो किया जा रहा है। ठीक है, यील्ड प्रोडक्शन आ रही है। नाउ अगर हम लोग बात करें इसके अदर यूजेस की, तो नॉन रेसिस्टेंस है टू अदर पेस्ट ऑल्सो, है ना। बीटी कॉटन जो है वो सिर्फ बॉलवर्म के लिए टारगेट किया गया था, बट ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ बॉलवर्म को ही नहीं किल कर रहा है। बीटी कॉटन ऑल्सो, दिस वेराइटी ऑफ कॉटन ऑल्सो किल्स अदर फ्लाइज ऑल्सो, लाइक कह सकते हैं हम लोग, बट जो अलग अलग तरह के बीटल्स है या कैटरपिलर्स है, जो हार्मफुल फ्लाइज है, मॉस्किटोज है, उसको भी किल करती है। ठीक है, तो ये था। देन इफ वी टॉक अबाउट द फार्मर्स इनकम, वो भी बढ़ा है क्योंकि हाई यील्ड प्रोडक्शन हो रही है। हाई यील्ड प्रोडक्शन इंक्रीज करी है तो फार्मर्स के इनकम भी ज़्यादा हो रहा है, एंड ऑल्सो पेस्टिसाइड्स का जो एक्सपेंडिचर है वो बच रहा है उन लोगों का। सो तो इट रिड्यूस द पेस्टिसाइड्स एक्सपेंडिचर एंड हायर यील्ड एनहांस द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ फार्मर्स। इससे फार्मर्स को जो है बहुत ज़्यादा फायदा हो रहा है, एंड ऑल्सो इम्प्रूव द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ कॉटन ग्रोअर, जिन्होंने भी बीटी कॉटन के प्लांट्स को अपनाया एंड देन फिर उससे कॉटन को ग्रो करने में लगे हुए फार्मर्स, तो उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहा है ये। एंड ऑल्सो द ग्रोथ ऑफ सीड एंड बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज को भी बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट हुआ है। जो भी आपके इंडस्ट्रीज है जहाँ पे बीटी कॉटन के सीड्स को ग्रो कर रहे हैं, या जो बायोटेक्नोलॉजीज इंडस्ट्रीज है,
ठीक है। राइज इन रूरल एम्प्लॉयमेंट, जो रूरल एम्प्लॉयमेंट की है वो इंक्रीज देखा गया है, लोग जो है फार्मर्स इन्वॉल्व हो रहे हैं बीटी कॉटन के थ्रू कॉटन को ग्रो करने में। एंड देन फिर ऑल्सो स्पेशली जो विमेन वर्कर्स है उनका नंबर भी इंक्रीज हुआ है। विमेन वर्कर्स जो है उनका नंबर देखा गया है वो कॉटन उगाने में ज़्यादा अपना योगदान दे रही है। देन प्रमोशन ऑफ IPM दैट इज इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, हम लोग बोल सकते हैं इसको प्रमोट किया गया बिकॉज बीटी कॉटन एनकरेज द साइंटिफिक पेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, राइट, फॉर कंबाइनिंग द बायोलॉजिकल कंट्रोल, क्रॉप मॉनिटरिंग एंड लिमिटेड पेस्टिसाइड्स यूज। तो इस तरह की बातों को आप लिख सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात की ये सॉइल और एनवायरमेंटल बेनिफिट्स है इसकी, ठीक है, एनवायरमेंटल एंड सॉइल बेनिफिट्स, क्योंकि जब हम लोग पेस्टिसाइड्स नहीं यूज़ कर रहे हैं यानी कि केमिकल नहीं यूज़ कर रहे हैं, केमिकल्स नहीं यूज़ कर रहे हैं, तो सॉइल का जो फर्टिलिटी है वो सही रह रहा है, सॉइल फर्टिलिटी सही रह रही है, सॉइल का जो अपना माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो किल नहीं हो रहा है, राइट, सॉइल के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है। देन फिर जो अलग तरह के जो लाइव स्टॉक है वो बच रहे हैं। तो इट ऑल्सो रिड्यूस द इंसेक्टिसाइड्स स्प्रेइंग ऑल्सो हेल्प द कंजर्व बेनिफिशियल इंसेक्ट्स, राइट। तो बायो सेफ्टी और एनिमल सेफ्टी की भी बात आती है, बट इसके कुछ कुछ लिमिटेशंस है। क्या हुआ कि बीटी कॉटन में जो रेजिस्टिविटी है बोलवॉर्म्स के थ्रू, पिंक बोलवॉर्म्स के लिए, वो अब क्या हो रहा है, अलग तरह के भी वीड्स जो है अगल बगल वो डेवलप हो रही है उसके वजह से, ठीक है। तो डेवलपमेंट ऑफ पेस्ट रेसिस्टेंट, कॉन्टिन्यूस एक्सपोजर ऑफ बीटी टॉक्सिन जो कंटिन्यूसली जो टॉक्सिन रिलीज हो रही है ना उस प्लांट से, तो वो पेस्ट के अंदर रेजिस्टिविटी डेवलप करने लगी है, ठीक है। जो हमारा पिंक बोलवॉर्म है वो अब हैबिचुअल होते जा रहा है, राइट। तो कंटिन्यूस एक्सपोजर ऑफ बीटी टॉक्सिन अनेबल पेस्ट लाइक पिंक बोलवॉर्म टू डेवलप रेजिस्टेंस, जिसके वजह से न्यू वेराइटीज और जो पेस्ट है वो जो है उनका इवोल्यूशन होते जा रहा है और रेजिस्टिविटी उनकी बढ़ते जा रही है। जो सेल्फ रेजिस्टिविटी कैपेबिलिटी होती है ना वो बढ़ते जा रही है, तो जिसके वजह से प्रॉब्लम हो रहा है। एंड डिक्लाइन इन इफेक्टिवनेस ऑफ बीटी कॉटन, धीरे धीरे देखा जा रहा है कि इसका इफेक्टिव जो है ये अगेंस्ट दी पिंक बॉलवॉर्म्स वो कम होते जा रहा है। एंड फॉलिंग यील्ड्स आफ्टर 2013 एंड 14, और कुछ साल बाद देखा गया है कि जो यील्ड जिस तरह से शुरुआत में हो रही थी वो अब धीरे धीरे कम होते जा रही है। अनदर लिमिटेशन की बात करें तो हाई सीड कॉस्ट है, बीटी कॉटन का जो सीड्स है वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, तो जिसके वजह से जो स्मॉल फार्मर्स है उनको तकलीफ होती है, ठीक है। पेस्ट रेसिस्टेंस है, बट पेस्ट की जो बात करें हम लोग तो वो डेवलप करते जा रहे हैं अपने रेसिस्टेंस को, ठीक है। सेकेंडरी पेस्ट अटैक हो रही है, इंक्रीज इन सकिंग पेस्ट लाइक जो वाइट फ्लाई है वो जो है वो आ रही है पिंक कॉटन बॉल्स में, ठीक है। और फिर बात करें अगर हम लोग तो ये एक तरह से डिपेंडेंस ऑन प्राइवेट कंपनीज थे, फार्मर्स रिलाई ऑन कमर्शियल सीड कंपनीज एवरी सीजन, राइट। इकोलॉजिकल कंसर्न भी है, खास करके अगर मान लीजिए कोई और प्लांट्स को वहाँ पे आ रहे हैं, तो क्योंकि हर चीज़ की क्या है प्रोज एंड कॉन्स है ना। कॉन्स की अगर बात करें तो एथिकल और रेगुलेटरी जो इशू है वो भी है थोड़ा सा। खाने की चीज़ तो है नहीं बीटी कॉटन तो पहनने की चीज़ है, तो उसके उतना जो कॉन्स है वो नहीं है, बट इन्वायरमेंटल रिस्क तो है, क्योंकि कुछ जो नेचुरल पॉलिनेटर्स है उसमें जो ये टॉक्सिन है दैट इज क्राई और CYT टॉक्सिन वो जा रहा है, जो नेचुरल पॉलिनेटर्स है उनके लिए तो ये हार्मफुल है, ठीक है, नेचुरल पॉलिनेटर्स। तो ये तरह के आप लिमिटेशंस को मेंशन कर सकते हैं। व्हाइट फ्लाइज के बारे में आप मेंशन कर सकते हैं। हाई डिपेंडेंस ऑन हाइब्रिड सीड होते जा रहे हैं हम लोग, फार्मर्स मस्ट परचेज ओनली हाइब्रिड सीड्स एवरी रीजन फ्रॉम प्राइवेट कंपनीज, उन्हें भी हाई कल्टीवेशन चाहिए, ठीक है। तो हाई कल्टीवेशन के लिए वो लोग सीड्स खरीद रहे हैं, तो सीड्स खरीद रहे हैं तो उनका कॉस्ट ज़्यादा लग रहा है, लागत लग रही है बहुत ज़्यादा। इकोलॉजिकल और इन्वायरमेंटल कंसर्न है, जैसे कि इट रिड्यूस द बायोडाइवर्सिटी, है ना, अलग अलग तरह के जो नेचुरल पॉलिनेटर्स है उनके लिए ये थ्रेट है एक तरह से, राइट। तो इस तरह से क्या होगा, इकोलॉजिकल बैलेंस वो डिस्टर्ब होगा, इकोलॉजिकल बैलेंस को वो डिस्टर्ब होगा वो। ये क्या हो रहा है, ये डिस्टर्ब हो रहा है ना। कैसे पॉलिनेटर्स जो है जो पिंक बॉलवर्म्स में आ रहे हैं, पॉलिनेटर्स जो नेचुरली जो पॉलिनेट करते हैं उनके अंदर टॉक्सिन्स आ जा रही है, वो किल हो रहे हैं,
ठीक है, तो एक लॉन्ग टर्म इन्वायरमेंटल रिस्क हम लोग बोल सकते हैं इसका साइड इफेक्ट्स में। इलीगल कल्टीवेशन ऑफ HTB कॉटन, है ना, हर्बिसाइड टॉलरेंट जो बीटी कॉटन है, दैट इज HTBT कॉटन, ये आप मेंशन कर सकते हैं, इसका जो इलीगल कल्टीवेशन किया जा रहा है। जिसकी वजह से क्या हो रहा है, ये जो हर्बिसाइड टॉलरेंट बीटी कॉटन जो है कंटेन्स एन एडिशनल जीन, इनके अंदर एक एडिशनल जीन है मेकिंग क्रॉप रेसिस्टेंट टू ग्लाइफॉस्फेट हर्बिसाइड। हाइवर दी जो ये आपका कॉटन है ना, हर्बिसाइड टॉलरेंट HTBT इज नॉट अप्रूव्ड इन इंडिया, राइट, ये अप्रूव नहीं है बट इलीगली ये ग्रो किया जा रहा है। कंसर्न आपको मैं बता दी कि जो अगल बगल है वीड्स ग्रो करने लगे हैं ज़्यादा, स्प्रेड ऑफ इलीगल सीड्स, ये भी एक कंसर्न है। रिस्क ऑफ सुपर वीड्स का ग्रोथ हो रहा है अगल बगल, ठीक है। देन इफ वी टॉक अबाउट द पॉसिबल कार्सिजेनिक इम्पैक्ट इन ऑफ ग्लाइफॉस्फेट एंड लूज ऑफ गवर्नमेंट रेवेन्यू एंड क्वालिटी कंट्रोल, तो इस तरह की बातें हैं। आप कह सकते हैं कंक्लूजन में कि बीटी कॉटन हैज प्लेड अ ट्रांसफॉर्मेटिव रोल इन इंडियन एग्रीकल्चर, है ना, क्योंकि येल्ड प्रोडक्शन तो बहुत बढ़ गया, ठीक है, और जो पिंक बोलवर्म वाला प्रॉब्लम था वो तो सॉल्व हो गया, ठीक है, एंड इम्प्रूविंग दी कॉटन प्रोडक्टिविटी एंड रिड्यूसिंग दी पेस्टिसाइड्स यूज। अल्टीमेटली तो पेस्टिसाइड्स हम लोग नहीं यूज कर रहे, तो केमिकल नहीं यूज कर रहे, तो क्या होगा, एनवायरनमेंट के लिए अच्छा होगा, फार्मर्स के लिए अच्छा होगा, बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है। एंड चैलेंजेस सच एज पेस्ट रेसिस्टेंस, जो पेस्ट है उनके अंदर जो है लड़ने की क्षमता डेवलप होते जा रही है, एक कॉन्टिन्यू जो यूज़ हो रहा है 2002 से अभी तक, तो जो पेस्ट है वो भी चालाक हो गए हैं ना, वो उनके भी बॉडी में एक रेसिस्टेंस डेवलप हो रही है, इकोलॉजिकल कंसर्न है, इलीगल कल्टीवेशन है, तो इस तरह की बातें हैं। बट ये एक तरह का क्या कहे तो अभी क्या नीड है, किस चीज़ की, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस की नीड है, स्ट्रॉन्ग रेगुलेशन हो भाई कि किसी तरह के इलीगली जो ग्रो नहीं किया जाए, HTBT कॉटन है जैसे, तो स्ट्रॉन्ग रेगुलेशन की ज़रूरत है एंड रिसर्च इन बायोटेक्नोलॉजी की ज़रूरत है कि हम लोग और अच्छी तरह का वैरायटी को डेवलप कर सके, ठीक है। तो ये सारी बात थी। नाउ अगर हम लोग बात करते हैं हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज ऑर्गेनिक फार्मिंग, जैविक खेती की हम लोग बात करेंगे, राइट, ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात करेंगे एंड देन फिर बायो फर्टिलाइजर्स की बात करेंगे। देखिए ऑर्गेनिक फार्मिंग से आप क्या समझते हैं? ऑर्गेनिक फार्मिंग नेचुरली तरीके से या नेचुरल फार्मिंग हम लोग कह सकते हैं जब हम लोग पेस्टिसाइड्स का यूज़ नहीं करें, जब हम लोग केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ नहीं करें, जब हम लोग कह सकते हैं किसी भी तरह की ऐसी चीज़ को ना यूज़ करें जो एनवायरनमेंट को क्षति पहुंचाए, और तब हम लोग प्लांट को ग्रो करें, तो वो होता है हमारा ऑर्गेनिक फार्मिंग। मतलब कंप्लीटली जैविक तरीके से जब हम लोग प्लांट को ग्रो करते हैं तो वो है हमारा ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग इज एन एग्रीकल्चर सिस्टम दैट अवॉइड द यूज ऑफ सिंथेटिक, है ना, या आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स, सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, ग्रोथ रेगुलेटर्स एंड जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। देखिए ऑर्गेनिक फार्मिंग में ऐसा नहीं है कि आप GM क्रॉप्स को ग्रो कर रहे हैं तो दैट इज अंडर ऑर्गेनिक फार्मिंग, नहीं। ऑर्गेनिक फार्मिंग का मतलब है कि आप एक ऐसा एग्रीकल्चर सिस्टम डेवलप कर रहे हैं, इस तरह से प्लांट को ग्रो कर रहे हैं जिसमें किसका यूज ना हो, किसका यूज ना हो, नो कह सकते हैं सिंथेटिक फाइबर, सिंथेटिक फर्टिलाइजर, सिंथेटिक या तो फिर कह सकते हैं आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स या केमिकल फर्टिलाइजर्स। रेड कलर से बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं दिखता है आई गेस। ये सारे पॉइंट्स को आप लिख लीजिए। नो सिंथेटिक फर्टिलाइजर या केमिकल फर्टिलाइजर बोल सकते हैं। ठीक है, किसी तरह की ग्रोथ रेगुलेटर को यूज नहीं किसी तरह के ग्रोथ रेगुलेटर को यूज नहीं करना। नो ग्रोथ रेगुलेटर्स
है ना। प्लांट को ग्रो करने के लिए अलग अलग चीज़ें हम लोग डालते हैं ना, तो किसी भी तरह का आर्टिफिशियली, या तो हम लोग बोल सकते हैं सिंथेटिक ग्रोथ रेगुलेटर ना हो, ना ही कोई जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म हो, ना ही हम लोग केमिकल हर्बिसाइड्स का यूज़ करें या केमिकल हर्बिसाइड्स, वीडीसाइड्स, ठीक है, किसी भी तरह का हम लोग वीडीसाइड्स यूज ना करें, तो दैट सिस्टम ऑफ फार्मिंग इज कॉल्ड ऑर्गेनिक फार्मिंग, ठीक है। इट कंप्लीटली रिलाइज ऑन नेचुरल इनपुट्स। अब ये क्या था, ये सारी चीज को हम लोग यूज नहीं करना है, ठीक है। क्या यूज करना है, कॉम्पोस्ट यूज करना है ना। कॉम्पोस्ट जो हम लोग घर पे भी बना सकते हैं, नेचुरली जिसे बनाया जा सकता है, वर्मी, जैसे एग्जाम्पल हम लोग दे तो वर्मी कंपोस्ट, राइट, वर्मी कंपोस्ट। देन फिर बायो फर्टिलाइजर्स का यूज करना है। बायो फर्टिलाइजर का मतलब क्या हो गया, जो भी फर्टिलाइजर जो बायोलॉजिकली उसे बनाया जाए, ठीक है ना। बायो फर्टिलाइजर्स यानी कि फर्टिलाइजर्स में हम लोग बायोलॉजिकली बनाए और ऑर्गेनिक ऑर्गेनिजम्स उसमें हो, ठीक है। तो ये हो गया बायो फर्टिलाइजर्स। देन एक तरीका ये है क्रॉप रोटेशन करने का। क्रॉप रोटेशन करने का यानी कि अभी लगाए कुछ और, देन फिर अलग वैरायटी हम लोग सेम लैंड में लगाए। ये नहीं कि वीट लगा रहे तो सिर्फ वीट ही लगा रहे हैं। क्रॉप रोटेशन से क्या होता है, वो सॉइल की जो एफिशिएंसी या सॉइल की फर्टिलिटी वो मेंटेन रहती है। देन ग्रीन मैन्योर यूज करना, राइट, ग्रीन लीव्स से हम लोग मैन्योर बना सकते हैं। देन वी कैन टॉक अबाउट द बायोलॉजिकल पेस्ट कंट्रोल, ठीक है, टू मेंटेन दी सॉइल फर्टिलिटी एंड इकोलॉजिकल बैलेंस, ठीक है। सॉइल फर्टिलिटी के लिए और इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए हम लोग जो है ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं, है ना। और हम लोगों को जो भी खान पान हो वो ऑर्गेनिक वे में हो, हमें जो भी रिजल्ट मिल रहा है, जो भी प्रोडक्शन हो रही है वो एकदम प्योर फॉर्म में मिले, है ना। आजकल के मार्केट के जैसा नहीं कि हर चीज मिल रहा है मिलावटी वाला, राइट। ऑर्गेनिक फार्मिंग बहुत ही अच्छा मेथड है। मैं स्पेशली खुद भी ऑर्गेनिक फार्मिंग करती हूँ, ठीक है। आप घर में अपने गार्डन में भी करिए, किचन गार्डनिंग करिए आप, ठीक है, या तो फिर आपका जो लोकल एरिया है वहाँ करिए। ऑन अ लार्ज स्केल नहीं, आप अपने घर में कर सकते हैं, बट ऑर्गेनिक फार्मिंग अगर ऑन अ लार्ज स्केल अपनाया जाए तो वो बहुत ही अच्छी बात है। आपको क्या होगा ना, इससे आप अपना शुद्ध देसी खाना खा पाएंगे, राइट। चलिए अब लार्ज स्केल में बात करें हम लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग की, तो ये क्या करता है, ये आप इतना समझ गए कि व्हाट इज ऑर्गेनिक फार्मिंग। अच्छा, फादर ऑफ इंडियन ऑर्गेनिक फार्मिंग है, फादर ऑफ नेचुरल जो फार्मिंग है वो हम लोग कौन है, सुभाष पलेकर। सुभाष पलेकर के बहुत अच्छे अच्छे मेथड्स है, आप उसको गो थ्रू करिए, ठीक है, वो आप लिख सकते हैं। और ये एक ऐसा टॉपिक है ना, ये एसए में भी पूछा जाता है, 70th बीपीएससी में पूछा गया है सॉइल कंजर्वेशन एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में। तो ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपको जीएस के लिए भी इम्पोर्टेंट है एंड एसए के लिए भी इम्पोर्टेंट है, राइट। तो किसका नाम मैंने बताया, सुभाष पलेकर। उनको आप देखिए, उन्होंने जो कॉन्सेप्ट दिया था उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया है ना, बीजा अमृत, वापसा एंड देन अच्छा दाना, ठीक है। तो ये जो उनका था कॉन्सेप्ट वो समझिए। देन एक और जापानीज है एंड हिज नेम इज मासानोबा फुकुओका। मासानोबा फुकुओका, उन्होंने दिया है नो जीरो टिलिंग फार्मिंग, ठीक है, या तो फिर कह सकते हैं हम लोग जैसे कि सुभाष पलेकर ने दिया है जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग का कॉन्सेप्ट, वैसे ही मासानोबा फुकुओका ने दिया है कि डू नथिंग फार्मिंग। डू नथिंग का फार्मिंग का मतलब ये नहीं कि कुछ नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये है कि हम लोग ना किसी तरह का केमिकल फर्टिलाइजर यूज कर रहे हैं, ना ही हम लोग किसी तरह का वीडिसाइड यूज कर रहे हैं, कंप्लीटली ऑर्गेनिकली हम लोग ग्रो कर रहे हैं। तो ये दो नाम बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, जब हम लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में पढ़े तो ये मेंशन कर सकते हैं। नाउ इसके सिग्निफिकेंस की बात करें हम लोग, अच्छा यहाँ पे एक और टर्म है दैट इज बायो फर्टिलाइजर। बायो फर्टिलाइजर्स आर लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। ये बायो का मतलब ही है वो लिविंग, तो लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का जब हम लोग यूज करते हैं ना, लाइक एजेटोबैक्टर हो गई या अलग अलग तरह के बैक्टीरिया जो है, ठीक है, तो राइजोपस हो गए, राइजोबियम हो गए, तो ये सारे जो बैक्टीरिया है हमारे बायो फर्टिलाइजर्स की तरह काम करते हैं। तो बायो फर्टिलाइजर्स आर लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट इनरिच सॉइल न्यूट्रिएंट, ठीक है। ये क्या करता है, सॉइल के जो न्यूट्रिएंट्स है उसको बढ़ाता है, उसको मेंटेन रखता है एंड नेचुरली फिक्सिंग दी नाइट्रोजन
नेचुरली जो ये बायो ऑर्गेनिजम्स है ना, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, ये नेचुरली सॉइल के नाइट्रोजन को फिक्स करता है एंड ऑल्सो सॉल्युबलाइजिंग फॉस्फोरस एंड इम्प्रूविंग द प्लांट ग्रोथ, है ना। ये सॉल्युबलाइज करता है फॉस्फोरस को सॉइल में एंड ऑल्सो प्लांट की ग्रोथ को फिक्स करता है, नाइट्रोजन को फिक्स करता है, ठीक है, बढ़ावा देता है प्लांट के ग्रोथ को और इम्प्रूव करता है। तो ये था बायो फर्टिलाइजर्स के बारे, है ना। तो अब हम लोग बात करते हैं कि इसके क्या क्या बेनिफिट्स है ऑर्गेनिक फार्मिंग की। तो देखिए, ऑर्गेनिक फार्मिंग से सॉइल की तो हेल्थ अच्छी हो रही है, राइट, सॉइल की हेल्थ अच्छी हो रही है। ये इको फ्रेंडली एग्रीकल्चर है, राइट, इको फ्रेंडली टाइप ऑफ एग्रीकल्चर है। हम लोग एनवायरनमेंट को देखते हुए एनवायरनमेंट को किसी तरह का क्षति नहीं पहुंचा रहे, क्योंकि सॉइल में हम लोग कोई केमिकल ही नहीं डाल रहे हैं, तो केमिकल पोल्यूशन नहीं हो रहा है, तो ये एनवायरमेंटल फ्रेंडली हुआ। पानी के लिए भी अच्छा है, क्योंकि जो वाटर जो ग्राउंड वाटर है या तो जो पानी दिया जा रहा है ना, जब सॉइल में केमिकल्स हो तो वो प्लांट वो पानी तो जा रहा है, ठीक है, तो पर्कोलेशन के थ्रू या पानी जा रही है तो हमारे धरती में भी केमिकल्स जा रहे हैं, फिर देन अगेन फिर वो वाटर साइकिल में भी आ जाता है, जो पानी डिस्चार्ज हो रही है, ठीक है, तो वो केमिकल्स को लेकर के निकल रही है, तो वाटर के लिए अच्छा है, सॉइल के लिए अच्छा है। अल्टीमेटली ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, इको फ्रेंडली टाइप ऑफ एग्रीकल्चर है। इस तरह के पॉइंट्स को आप लिख सकते हैं। देन हेल्दी प्रोडक्शन दे रहा है हमें, है ना। हम जो खाना खा रहे हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग के थ्रू, ये हमारे हेल्थ को अच्छा रखेगा, हमें स्वस्थ बना के रखेगा। केमिकल्स से क्या हो रहा है, केमिकल्स हम लोग जो यूज़ कर रहे हैं, पेस्टिसाइड्स का जो यूज़ हो रहा है, पेस्टिसाइड्स का या तो फिर हम लोग बात करें हर्बिसाइड्स का या वीडिसाइड्स का, तो इससे क्या हो रहा है, अल्टीमेटली ये कार्सिनोजेनिक है, कैंसर फॉर्म कर रहा है। फूड चेन में हमारे आ रहा है पेस्टिसाइड्स, केमिकल हम लोग खा रहे हैं, वही सब्जी खा रहे हैं जिसमें केमिकल्स है, तो ये कार्सिनोजेनिक है हमारे लिए। और भी बहुत डिफरेंट तरह के हमारे हेल्थ खराब हो रहे हैं। लेकिन जब हम लोग ऑर्गेनिकली प्लांट को ग्रो करते हैं तो हम लोग केमिकल का यूज़ नहीं करते हैं, तो ये हेल्दी है ना, एनवायरमेंट फ्रेंडली के साथ साथ ये हेल्दी फूड प्रोडक्शन है, राइट। क्लाइमेट रेजिलियंट भी है, क्योंकि बेटर मॉइस्चर रिटेंशन हो जाता है। जब सॉइल अच्छा होगा तो ये क्लाइमेट फ्रेंडली भी होगा प्लस क्लाइमेट रेजिलियंट भी होगा। बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व कर रहा है, क्योंकि किसी भी तरह से पेस्टिसाइड्स और अगर हम लोग हर्बिसाइड्स यूज़ कर रहे हैं तो वो किसी भी तरह की चीज़ को किल करता है, तो वो हमारे लिए क्या हुआ, वो बायोडाइवर्सिटी के लिए अच्छा नहीं हुआ। पेस्टिसाइड्स तो इकोलॉजिकल इम्बैलेंस क्रिएट कर रही है, ठीक है। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग जब हम लोग करते हैं तो ये हमारे एनवायरनमेंट के लिए भी अच्छा होता है, पोल्यूशन को रिड्यूस करता है, और बोल सकते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट का सबसे अच्छा तरीका हम लोग बोल सकते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए हम लोग क्या करें, ऑर्गेनिक फार्मिंग करें, ठीक है। तो ये सारी बातें, अब हम लोग बात करेंगे सिग्निफिकेंस की। तो जो सारे पॉइंट्स थे आप वो लिखेंगे। सॉइल हेल्थ को ये ठीक करता है, सॉइल हेल्थ को ठीक करता है। देखिए मैंने अभी एक नाम लिया था मसानोबा फुकुओका, उन्होंने नो टिलिंग मेथड के बारे में बताया था। इट मीन्स जब बहुत ज़्यादा जो सॉइल है ना, जब खेती करने के टाइम में आप देखेंगे तो किसान क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा ही सॉइल को टिल कर देते हैं, ठीक है। मतलब कि अगर आप सॉइल को ज़्यादा खोद रहे हैं तो उससे क्या होता है ना, सॉइल में जो कार्बन कंटेंट है वो या सॉइल की जो अपनी टेक्सचर है वो ख़राब हो जाती है, सॉइल इरोजन का कंसर्न बनता है वहाँ पे। बट जब ऑर्गेनिकली हम लोग फार्मिंग करते हैं तो ये सॉइल के जो कार्बन है या जो फिर जो न्यूट्रिएंट है उसको वो मेंटेन करके रखता है। सो इट एनहांसेस द न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी ऑफ द सॉइल, और कह सकते हैं नाइट्रोजन फिक्सिंग भी होती है, क्योंकि हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज़ कर रहे हैं, वर्मी कंपोस्ट का यूज़ कर रहे हैं, तो ये नेचुरली क्या कर रहा है, सॉइल को नाइट्रोजन को फिक्स कर रहा है। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग इंक्रीजिंग द सॉइल ऑर्गेनिक मैटर एंड प्रमोट्स द बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। सॉइल की फर्टिलिटी अच्छी हो रही है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी सही हो रहा है, सॉइल का स्ट्रक्चर, सॉइल का टेक्सचर वो सही रह रहा है, राइट, क्योंकि केमिकल्स उसमें नहीं जा रही है। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी अच्छी हो जाती है ऑर्गेनिक फार्मिंग में। क्यों? क्योंकि जब हम लोग पेस्टिसाइड्स या केमिकल का यूज़ करते हैं ना, जैसे कि जब पंजाब में देखा गया हाई यील्ड वैरायटी सीड्स को लाया गया, HYV सीड्स को, तो पानी का भी उतना ही खर्च बढ़ने लगा, पानी मतलब बहुत ज़्यादा देना पड़ता था। बट जब हम लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं ना तो ऑलरेडी वो सॉइल के मॉइस्चर को रिटेन करके रखता है, सॉइल में बैक्टीरिया रहती है, सॉइल में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहता है, तो वो ऑर्गेनिकली ही उसको ट्रीट करते हैं, एंड जो वाटर का जो कैपेसिटी है
वाटर रिटेंशन कैपेसिटी वो मेंटेन रहता है। तो इस वजह से ना पानी बहुत ज़्यादा नहीं डाला जाता है ऑर्गेनिक फार्मिंग में, अगर हम लोग बात करें तो एक तरह से ये क्या कर रहा है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को मेंटेन करके रख रहा है, तो और वाटर कंजर्व भी कर रहा है, राइट। तो आप ये पॉइंट लिख सकते हैं, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इंक्रीजेज एंड ऑल्सो इट कंजर्व्स द वाटर। सॉइल का स्ट्रक्चर बता दी मैं। देन ऑल्सो इट रिड्यूसेस द इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, है ना, किसी तरह का केमिकल हम लोग नहीं यूज करें, नो केमिकल फर्टिलाइजर, नो पेस्टिसाइड्स, नो विडिसाइड्स, नो हर्बिसाइड्स। तो ये क्या कर रहा है, हमारे एनवायरमेंट पोल्यूशन को रोक रहा है, रिड्यूस कर रहा है। इट प्रिवेंट्स द सॉइल एंड वाटर कॉन्टेमिनेशन, है ना, जब सॉइल में हम लोग इस तरह के केमिकल्स को यूज कर रहे हैं तो अल्टीमेटली वो हमारे सॉइल के थ्रू वाटर में जा रहा है, या वाटर कॉन्टामिनेट हो रही है, सॉइल कॉन्टामिनेट हो रही है ना, हमारे फूड चेन में वो चीज़ आ रहा है। तो ये चीज़ से प्रिवेंशन हमें मिलता है ऑर्गेनिक फार्मिंग के थ्रू। इट ऑल्सो रिड्यूसेस द ग्रीन हाउस गैस एमिशन। ऑर्गेनिक फार्मिंग के थ्रू क्या होता है, ग्रीन हाउस गैस एमिशन जो है वो रिड्यूस होता है। इट कंजर्व्स द बायोडाइवर्सिटी, इट प्रमोट्स द सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, है ना। हम लोग क्या कर रहे हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग में, एक बताया ना मैंने, क्रॉप रोटेशन करते हैं। तो क्रॉप रोटेशन एक तरह का सस्टेनेबल फार्मिंग ही है, इकोलॉजिकल हम लोग बैलेंस कर रहे हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग के थ्रू, तो वो एक सस्टेनेबल वे ऑफ एग्रीकल्चर है। देन वी यूज वर्मी कंपोस्ट, है ना, वर्मी कंपोस्ट का यूज़ करते हैं। वो जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं ना, अर्थवर्म जैसे, तो वो वर्म्स जो है उसके थ्रू हम लोग कंपोस्ट बनाते हैं, वो सॉइल के एफिशिएंसीज को बरकरार रखते हैं। तो वर्मी कंपोस्ट हो गई, मल्चिंग करते हैं, देन फिर इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट हो गया। तो ये जो है ये सारी चीज़ एक लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा होता है, एंड लॉन्ग टर्म एग्रीकल्चरल सस्टेनेबिलिटी आती है इससे, राइट। तो इस तरह के पॉइंट्स को आपको लिखना है। एंड देन इट प्रोड्यूसेस सेफ एंड न्यूट्रिशियस फूड। ये क्या कर रहा है, सेफ और न्यूट्रिशियस फूड प्रोवाइड कर रहा है। हम लोग जो भी खा रहे हैं वो केमिकल फ्री खाएंगे ऑर्गेनिक फार्मिंग के थ्रू, क्योंकि इसमें बहुत कम ना के बराबर हम लोग केमिकल यूज़ करते हैं, ठीक है। तो फूड चेन में फिर फूड की क्वालिटी सही रहेगी। उसके बाद इंक्रीजेस द एक्सपोर्ट पोटेंशियल। जब कोई ऑर्गेनिक, देखिए आप, कोई ऑर्गेनिक चीज़ मिलती है ना तो उसकी दाम बहुत अच्छी होती है, क्योंकि वो हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, तो लोग खरीदते हैं। तो इसको अगर हम लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा दे और ऑर्गेनिकली अगर हम लोग प्रोडक्शन बढ़ाए तो क्या होगा, फिर हम लोग इसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, और वो भी महंगे दाम के हिसाब से, राइट। हम लोग उसको ज़्यादा पैसे में बेच सकते हैं। तो एक्सपोर्ट के लिए भी हम लोग बोल सकते हैं कि द डिमांड फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट इज इंक्रीजिंग ग्लोबली एंड इट प्रमोट्स द ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन ऑल्सो, ठीक है। तो उसमें एक ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन होता है, तो वो एक इंडिया के लिए बहुत अच्छा रहेगा। और वो कहाँ से होता है, द नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन, राइट। तो कंजर्व करता है ये बायोडाइवर्सिटी को, क्योंकि जो हमारा नेचुरल पॉलिनेटर्स है उनको कोई हार्म नहीं हो रहा है, जो भी अलग अलग तरह के जो इंसेक्ट्स है उनको हार्म नहीं करता है ये। तो ये बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करता है। लाइक अगर हम लोग केमिकल्स डालते हैं ना तो ये सॉइल में जो अर्थवर्म पाए जाते हैं वो भी मर जाते हैं, बट ऑर्गेनिक फार्मिंग के थ्रू जो सॉइल के जो अर्थवर्म है या जो वर्म्स है वो सही रहते हैं, सॉइल के माइक्रोब्स वो मेंटेन रहते हैं, जो नेचुरल पॉलिनेटर्स है, ठीक है, नेचुरल पॉलिनेटर्स वो उनका भी, उनके लिए भी ऑर्गेनिक फार्मिंग एकदम इको फ्रेंडली हो जाता है। कभी कभी आप देखेंगे चिड़ियाँ भी जो है वो प्लांट्स पे बैठती है, तो उनके लिए भी वो सही रहता है। अल्टीमेटली जो पूरा बोल सकते हैं इन्वायरमेंट के लिए ये बेस्ट वे है, इकोलॉजिकल बैलेंस बनी रहती है। तो 10 मेंटेन दी इकोलॉजिकल बैलेंस, राइट। तो ये है हमारा ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे आप बोल सकते हैं। और क्रॉप प्रोडक्टिविटी, देखिए क्या होता है ना, ऑर्गेनिक फार्मिंग जब हम लोग करते हैं अगर इसमें ध्यान दिया जाए प्रोडक्टिविटी में तो ये बहुत अच्छा रहता है। चैलेंजेस है कि फार्मर्स उतना अवेयर नहीं है, फार्मर्स को चाहिए कि कम टाइम में ही हम ज़्यादा प्रोडक्शन कर ले, इसलिए केमिकल्स यूज़ कर ले रहे हैं, बट नेचुरली भी बहुत अच्छे तरह से हम लोग बहुत ज़्यादा अमाउंट में ग्रो कर सकते हैं अगर उस पर अच्छे से ध्यान दिया जाए। तो ये जो है शुरू में क्या होता है ना, जब नेचुरल फार्मिंग करते हैं तो प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है, तो ये सारे कुछ कुछ लिमिटेशंस है थोड़े से, बट इसके भी उपाय है, ठीक है। तो ये सारी बात है। अनलिमिटेड मार्केट एक्सेस है ऑर्गेनिक फार्मिंग के, या जो हम लोग बोल सकते हैं जो फार्मर्स है वो उतना ऑर्गेनिक फार्मिंग को लेकर के नहीं रहते हैं, ठीक है। तो ये बात है। कुछ कुछ बहुत सारे गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स भी आए हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए, लाइक परंपरागत कृषि विकास योजना है,
है ना। जैविक कॉरिडोर बनाया जा रहा है हमारे बिहार में, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 13 डिस्ट्रिक्ट से पहले से जो जैविक कॉरिडोर है उसमें इंक्लूड किए गए हैं, एंड ऑल्सो कुछ अदर डिस्ट्रिक्ट्स को भी लाया गया है। देन नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की बात करेंगे हम लोग। ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रोडक्शन जो है वो नॉर्थ ईस्ट में आप देखेंगे किसी किसी स्टेट में, उत्तराखंड खास करके, ठीक है, नॉर्थ इंडिया में उत्तराखंड जो है वो कम्प्लीटली 100% ऑर्गेनिक फार्मिंग का सर्टिफिकेट मतलब उसको दिया गया है ना, टैग, ठीक है, ऑर्गेनिक फार्मिंग। और कहीं कहीं जगह में है, बिहार में भी एक जगह है, एक विलेज है जहाँ पे 100% जो है ऑर्गेनिक फार्मिंग की जा रही है, राइट। तो इस तरह की बात को आपको लिखना है। बायो फर्टिलाइजर्स की अगर हम लोग बात करें तो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है जो हमारे सॉइल में जो फर्टिलाइजर्स है वो बायो फर्टिलाइजर्स लाइक जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का नाम है राइजोबियम हो गए, एजिटोबैक्टर हो गए, ठीक है, एजोस्पाइरुलम हो गए, स्पाइरुलिना हो गए। तो इस तरह के आप बैक्टीरिया जो है या बायो फर्टिलाइजर्स का नाम आप लिखेंगे जो कि नेचुरली नाइट्रोजन फिक्सेशन में हमारी मदद करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है सॉइल में, ठीक है। राइजोबियम, एजिटोबैक्टर, एजोस्पाइरुलिना एंड सम एल्गी ऑल्सो, ठीक है। तो आप ये तरह की बात को लिख सकते हैं। इट कन्वर्ट्स द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, ये जो एटमॉस्फेयर का जो नाइट्रोजन है उसको कन्वर्ट करके ये क्या करता है, इनटू यूजेबल फॉर्म फॉर प्लांट्स, इस तरह से तोड़ता है, नाइट्रोजन को फिक्स करता है जो कि प्लांट यूज कर सकती है। तो ये बैक्टीरिया, ये जो बायो फर्टिलाइजर्स है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्या करता है, इट इम्प्रूव्स द न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी। अब मैंने बताया था ना फॉस्फोरस को सॉल्युबलाइज करता है ये, ठीक है। और कह सकते हैं हम लोग फॉस्फोरस सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया एंड माइकोराइजल फंजाई जो है हेल्प्स द प्लांट एब्जॉर्ब एसेंशियल न्यूट्रिएंट, ठीक है, एफिशिएंटली। इको फ्रेंडली वे है, लोअर इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन है, सॉइल में जो बैक्टीरिया बनी रहेगी तो सॉइल का फर्टिलिटी मेंटेन रहेगा, सॉइल में जो ह्यूमस है वो मेंटेन रहेगा, क्रॉप प्रोडक्टिविटी बढ़ाती है, ये रूट का ग्रोथ अच्छा करती है, प्लांट में इम्यूनिटी डेवलप करती है बायो फर्टिलाइजर्स, ठीक है। यील्ड क्वालिटी बहुत अच्छी हो जाती है। तो इस तरह के पॉइंट्स को आपको लिखना है। प्लस ये स्ट्रेस रेसिस्टेंस भी होता है ना। जब आप देखेंगे पंजाब वाले क्षेत्र में जब से आई HY सीड्स, ठीक है, तो हाई यील्ड वेराइटीज से क्या हुआ, वहाँ का जो वाटर कंजर्वेशन है या वाटर कैपेसिटी है, रिटेंशन कैपेसिटी, वो बहुत घट गया, ग्राउंड वाटर है बहुत नीचे चला गया, है ना, ड्रॉट कंडीशन आने लगे, वहाँ की जो सॉइल फर्टिलिटी है वो डिक्रीज कर गई है। तो बट उसका जब हम लोग देखते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग, अगर यही हम लोग देखें तो वो सॉइल में हम लोग बोल सकते हैं वो स्ट्रेस रेसिस्टेंस होता है उसमें, क्योंकि ऑलरेडी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है तो वो क्या ड्रॉट रेसिस्टेंस है, राइट, ड्रॉट रेसिस्टेंस है, सैलिनिटी रेसिस्टेंस है, सॉइल एसिडिटी को वो ठीक मेंटेन करके रखता है, प्लांट में डिजीज जो है वो कम होती है। इस तरह की बातों को आप लिख सकते हैं। चैलेंजेस आप समझ गए हैं, हाई लेबर रिक्वायरमेंट है ना, लेबर रिक्वायरमेंट थोड़ा ज़्यादा लगेगी, एंड देन फिर इनिशियल प्रोडक्टिविटी पे थोड़ा सा सवाल उठता है। तो ये सारे बातें थी जो आपको अपने आंसर में लिखना है। नाउ कंक्लूजन की बात करें हम लोग तो ऑर्गेनिक फार्मिंग और बायो फर्टिलाइजर जो है या दीज आर दी टू इम्पॉर्टेंट पिलर्स, वी कैन से कि ये दो इंपॉर्टेंट पिलर्स है ऑफ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का ये दो इंपॉर्टेंट पिलर है, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का ये दो इंपॉर्टेंट पिलर है, ऑर्गेनिक फार्मिंग या नेचुरल फार्मिंग कह सकते हैं, और बायो फर्टिलाइजर, ठीक है। तो ये थी बातें जो कि सॉइल की फर्टिलिटी को इम्प्रूव करता है, एनवायरमेंटल डैमेज को रिड्यूस करता है, लॉन्ग टर्म कह सकते हैं फूड सिक्योरिटी के लिए सही है, ठीक है, हेल्थ के लिए, सबसे स्पेशली हेल्थ के लिए सही है बहुत ऑर्गेनिक फार्मिंग, इको फ्रेंडली तो है ही। तो इस तरह की बात को आपको कंक्लूड करना है। नाउ देखिए अब हम लोग एसे की बात करते हैं। तो एसे का जो टॉपिक है आज का वो हम लोग भोजपुरी लोकोक्ति से ही आप लोगों को लिखने के लिए दिए हैं। दैट इज द टॉपिक नव की लकड़ी 90 खर्च। व्हाट? नव की लकड़ी 90 खर्च। देखिए क्या होता है ना, जब हम लोग बात करते हैं इस टॉपिक की नव की लकड़ी 90 खर्च, ठीक है, तो आपको क्लियर है, विजिबल है
ठीक है, नव की लकड़ी 90 खर्च, ये जो हमारा टॉपिक है इसका मतलब है ना, आप इसके कोर मीनिंग को समझिए। मैंने बताया जब इंट्रोडक्शन लिखे तो इंट्रोडक्शन में क्या करते हैं हम लोग, खास करके जो सेक्शन 3 के क्वेश्चंस है उसको हम लोग पहले डिकोड करते हैं कि इस प्रोवर्ब का मतलब क्या है। तो ये जो बिहारी कहावत है नव के लकड़ी 90 खर्च, इसका मतलब सिंपल है कि हमें फुलिश और जो बिना मतलब का जो खर्च है ना, उस पे हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे कि नव की लकड़ी लेकिन 90 खर्च। आपका लागत किसी चीज में कम हो सकता है, किसी चीज को करने के लिए, पाने के लिए, लेकिन हम क्या करें, जबरदस्ती के उसमें खर्च कर रहे हैं। ठीक है, जो चीज आसानी से हो सकती है ना, हमें मिल सकता है, उसमें हम लोग एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर को इंक्लूड कर दे रहे हैं। या कोई ऐसा चीज जो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, कुछ ऐसी चीज जो नॉर्मल चीज है, बट हम उसको पाने के लिए जी जान लगा दिए हैं भाई, पूरा महंगा मतलब अच्छा से खर्च कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका एग्जैक्ट मीनिंग यही है दैट नव के लकड़ी 90 खर्च इज अ पॉपुलर बिहारी प्रोवर्ब व्हिच हाइलाइट्स अ सिचुएशन वेयर द एक्सपेंडिचर इनकर्ड इज मच ग्रेटर, right, is much greater than the actual value of the object या subject बोल सकते हैं, right। तो नव के लकड़ी 90 खर्च, this is simple yet powerful Bihari proverb carries within a timeless lesson on human behavior, financial discipline and philosophy of life। नव के लकड़ी 90 खर्च है ना, ये कहावत जो सरकास्टिक वे में या चिढ़ाने के लिए ऐसे बोला जाता है कि अरे भाई है ना, आप देखिए आपका फाइनेंशियल स्थिति कैसा है, लेकिन आप क्यों लोन लेकर के भी आप फुटानी झाड़ रहे हैं, समझे। तो ये है बात, और आप किस तरह से आपका लाइफ है वो इसको झलकाता है, राइट। चलो इसके अब हम लोग डायमेंशंस की बात करें। आपने मीनिंग समझ गया है, तो मीनिंग समझने के बाद हम लोग क्या करते हैं, इसके डायमेंशंस की बात करते हैं। यहाँ पे डायमेंशंस की बात करेंगे तो क्या आएगा, ठीक है। अगर हाँ इंग्लिश मीनिंग अगर हम बात करें तो नव के लकड़ी मतलब नव मतलब न्यू वुड, ठीक है, न्यू वुड 90 एक्सपेंसेस, कोई चीज़ नई है या उतनी ये मतलब ज़रूरत की नहीं है, बट उसको पाने के लिए लोग 90 खर्च कर रहे हैं ना, बहुत ज़्यादा खर्च कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा वेगेंट है, इरेशनल स्पेंडिंग जिसे हम लोग बोलते हैं। इससे क्या आ रहा है, बातें क्या आ रही है इरेशनल स्पेंडिंग की। हम लोग यहाँ पे क्या बात करते हैं, इरेशनल एक्सपेंडिंग, ठीक है। फाइनेंशियल डिसिप्लिन की बात आएगी कि आप किस चीज को लेने के लिए कितना आप अवेयर है, ठीक है, कितना प्लानिंग के साथ आप लेते हैं, उसकी बात आएगी। बिना मतलब का खर्च, ठीक है, उसकी बात आएगी, जिसे हम लोग बोलते हैं एक्स्ट्रावेगेंट, ठीक है, एक्स्ट्रावेगेंट की बात आएगी। देन वी विल टॉक अबाउट द वेस्टफुल मनी, है ना, किसी चीज़ में गलत तरह से आप इरेशनल वे हो करके आप उस पर अननेसेसरी एक्सपेंड कर रहे हैं, ठीक है, खर्च कर रहे हैं, तो वो सारी बात आएगी, राइट। तो इससे क्या आता है, एक तरह से हम लोग बोलते हैं इरेशनल स्पेंडिंग, मतलब कि आप इलॉजिकली किसी तरह से आप एक्सपेंड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो एक कहावत है ये यूज़ किया जाता है बिहारी प्रोवर्ब के तौर पे, ठीक है। अब हम लोग आते हैं डायमेंशंस में। कुछ लोग हैं या कोई परिवार है ना, जिसके पास सफिशिएंट मनी नहीं है, वो अपना रोजी रोटी किसी तरह से उनको हो, बट वो क्या करते हैं, लोन लेते हैं और एक्सपेंडिचर जो है लग्जरी लाइफ को जीने का सपना देखते हैं, और फिर वो उस तरह से जीने लगते हैं उधारी का लेकर के, या कह सकते हैं जिस चीज़ में ज़्यादा खर्च नहीं करना चाहिए उसमें भी वो पूरा एक्स्ट्रा खर्च कर रहे हैं, उसमें भी वो पूरा एक्स्ट्रा खर्च कर रहे हैं। तो प्रैक्टिकली क्या हो गया, ये प्रैक्टिकली तो आप देखें तो ये एक तरह से आपके सर्वाइवल से कुछ ज़्यादा आप जब सोचने लगते हैं तो वो है ना। अगर टुडेज कॉन्टेक्स्ट में देखें या अगर हम लोग बात करते हैं इन्वेस्टमेंट और आउटकम को लेकर के, तो इन्वेस्टमेंट हम लोग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं किसी चीज़ के लिए जिसका आउटकम बिल्कुल भी कम होना है, हमें पता है, लेकिन फिर भी हम उसमें खर्च कर रहे हैं,
राइट तो इस तरह की बातों को आपको लिखना है जो कि अनसस्टेनेबल है और इरेशनल है। तो इसका एग्जाम्पल आप कर सकते हैं कि लैविश वेडिंग्स एंड सोशल सेरेमनीज पे लोग ज़्यादा ध्यान देने लगे हैं, है ना। लैविश वेडिंग्स हैं, बहुत ज़्यादा खर्च कर देते हैं शादियों में लोग, फिर बाद में वो लोन भरते रहते हैं, लोन लेकर के शादी करा रहे हैं ताकि समाज को दिखाना है, सोसाइटी को दिखाना है। भाई न्यू मतलब फ़ोन लेना है, फ़ोन यूज़ करना है, सिंपल फ़ोन आप यूज़ कर सकते हैं, बट आप क्या यूज़ करेंगे, आईफोन, कैसे, ईएमआई पे, राइट, दूसरे से पैसा लेकर के। तो इस तरह की बात को आप लिख सकते हैं। देन फिर मॉडर्न सोसाइटी में हम लोग बोलेंगे दिस टेंडेंसी हैज़ ऑल्सो इंटेंसिफाइड। क्यों? क्योंकि लोग जो है यहाँ पे प्रायोरिटी को नहीं समझ रहे हैं, उनकी क्या लाइफ की प्रायोरिटी है, प्रायोरिटी को ना समझते हुए वो क्या कर रहे हैं, अलग अलग चीज़ में अननेसेसरी एक्सपेंडिचर में ध्यान दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें समाज में अपना एक चाहिए, भाई हमें दिखाना है कि मेरे पास ये है वो है, तो उस तरह की बात आती है। ठीक है, पर्सनल लाइफ की बात ये सारी रही कि मतलब वेदर इट्स बाइंग लग्जरी आइटम्स बियॉन्ड वंस नीड, वंस मीन्स, ठीक है, आपका नीड कुछ और है लेकिन आप क्या अपने वांट्स पे ध्यान दे रहे हैं, राइट। तो इस तरह के पॉइंट्स को आप लिख सकते हैं। जब हम डीपर लेवल की बात करें तो दिस प्रोबेबली रिफ्लेक्ट्स अ यूनिवर्सल ट्रूथ अबाउट ह्यूमन नेचर, है ना। ह्यूमन नेचर के बारे ये बताता है दैट इज द टेंडेंसी टू प्रायोरिटाइज अपीयरेंस ओवर सब्सटेंसेस। ठीक है, आपको दिखावटी का जीवन जीना है लेकिन आपका क्या नीड है उस पर नहीं ध्यान दे रहे हैं आप, उसकी बात हम लोग कर सकते हैं। तो ये एक तरह से ह्यूमन लाइफस्टाइल, और ये कहाँ से आ रहा है, ये एक कॉम्पिटिटिव लाइफस्टाइल, ये समाज के जो हम लोग बोल सकते हैं कंपटीशन बढ़ते जा रही है ना, कि हमें दिखाना है मनी पावर दिखाना है हमें, ठीक है। बट आप हो क्या अंदर से कंगाल हो, या आपकी जो नीड है वो पूरा नहीं हो रही है लेकिन हमें फुटानी दिखाना है, हाँ। तो इस तरह से आप ये प्रोवर्ब जो है यूज़ किया जाता है ना। हमें ब्रांडेड कपड़ा पहनना है, हमें अपने लाइफस्टाइल को ऐसा दिखाना है, एक सिंबल ऑफ स्टेटस के लिए, फॉर द सेक ऑफ सिंबल ऑफ स्टेटस, हाँ, रादर देन यूटिलिटी। तो इस तरह की बातें हो जाती है जब लोग जो है स्पेंड करने लगते हैं फ़ोन्स में, कार्स में, ब्रांडेड क्लोथ्स में, ठीक है, ब्रांडेड शूज़ में, है ना। तो ये एक इस तरह से यूज़ किया जाता है। एंड दिस प्रोवर्ब फ्रॉम बिहार फोक्स विजडम कैप्चर्स दिस ग्लोबल फेनोमेना इन अ सिंपल मेटाफोरिकल वे, राइट। तो ये था, आप लिख सकते हैं। नाउ इसकी बात करें अगर हम लोग, तो कंज्यूमरिस्ट कल्चर को ये दिखा रहा है, राइट। देन लैविश वेडिंग्स और सोशल सेरेमनीज का एग्जाम्पल दे सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव में अगर आप देखें तो एडमिनिस्ट्रेटिव इनएफिशिएंसी की बात करेंगे हम लोग, करप्शन इसके अंदर आ सकता है, लोग करप्ट होते जा रहे हैं इस चक्कर में, ठीक है। अगर बात करते हैं करप्शन इन गवर्नेंस की भी हम लोग बात कर सकते हैं। देन फिर उससे क्या होगा, डिले होगा इन एग्जीक्यूशन में, हाँ। रेट टेपिज्म का एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, इस चीज़ के बारे में आप लिख सकते हैं। जो प्रोजेक्ट्स है ना, जो प्रोजेक्ट्स आती है, जिस तरह के गवर्नमेंट इन्वेस्ट करती है लेकिन आउटकम उसका नहीं हो जाता है, पुल बनता है इतने लागत से, क्या होता है, पुल टूट जा रहा है भाई तुरंत में, है ना। तो यहाँ पे पूरा पैसा डाला जा रहा है लेकिन आउटकम क्या है, ज़ीरो है ना। नव के लकड़ी 90 खर्च, आप बोल सकते हैं इस तरह से। तो जब मान लीजिए किसी तरह का ब्रिज बन रहा है और अ रोड प्रोजेक्ट है दैट इज इनिशियली प्लान्ड एट अ स्मॉल कॉस्ट में इवेंचुअली कंज्यूम सेवरल टाइम्स मोर पब्लिक मनी ड्यू टू इनएफिशिएंसी या लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी, जिसमें कम खर्च चाहिए था उसमें बहुत ज़्यादा खर्च करना पड़ गया। इस तरह की बातों को आप लिख सकते हैं, है ना। तो इसमें आप ऐसे को लिखिए और फिर आप ट्राई करिए, है ना। मैंने ऐसे का आपको पूरा वो बता दिया है, मीनिंग बता दिया है, आप अलग अलग तरह से अलग अलग जो है पॉइंट्स इसमें लिखे, है ना, और लिखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। आपको किस तरह से ऐसे का पूरा ढांचा, है ना, इंट्रोडक्शन क्लास में मैंने बताया है। देन फिर बॉडी का डायमेंशंस लिखना, तो इसको ट्राई करिए आप इसको लिखने का, है ना। एग्जाम्पल्स में आप लिखिएगा। देन फिर लॉर्ड कृष्णा का भी बताइएगा, ही गिव एडवाइज टू अर्जुना टू एक्ट विदाउट अटैचमेंट और एक्सेस डिजायर। अल्टीमेटली आप ये लिखिएगा आर्ग्यूमेंट के बाद काउंटर आर्ग्यूमेंट के लिए कि ये क्यों हो रहा है ना, इरेशनल एक्सपेंडिंग क्यों हो रहा है, डिज़ायर की वजह से, योर डिज़ायर्स की वजह से हो रही है ये, तो डिज़ायर्स को ख़त्म करना है, ठीक है। लॉर्ड कृष्णा का आप एग्जाम्पल देंगे समझाने के लिए काउंटर आर्ग्यूमेंट में, या तो फिर जो कंक्लूजन से पहले जब आप लिखेंगे कि
हमें अपना कार्य करना चाहिए बिना डिजायर्स के, है ना। देन बुद्धा का भी आप लिख सकते हैं, अष्टांगिक मार्ग, महात्मा गांधी का आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। ये इस पॉइंट को आप मेंशन कर सकते हैं कि है ना, हमें अपना सोच अच्छा रखना चाहिए और लाइफ को सिंपल वे में जीना चाहिए, है ना, लोगों को दिखाने में ना रहे आप लोग, है ना, अपने अंदर इस तरह की क्वालिटीज़ हम लोग डेवलप करें, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। ये सारे पॉइंट्स को आपको लिखना चाहिए, ठीक है। एरिस्टोटल का एक डॉक्ट्रीन है एंड वेस्टर्न फिलोसफी में जो सोक्रेट्स और एरिस्टोटल की हम लोग बात करें तो दे ऑल्सो एम्फेसाइज मॉडरेशन। सॉक्रेट्स जो है फेमसली रिमार्क दैट कंटेनमेंट इज नेचुरल वेल्थ, लग्जरी इज आर्टिफिशियल पॉवर्टी। कितना अच्छा लाइन है, बहुत ही सुंदर सा लाइन है, दैट इज कंटेनमेंट इज नेचुरल वेल्थ, है ना। आपका अपना जो कहते हैं ना सेटिस्फाई रहना, वही एक आपका अपना एक नेचुरल वेल्थ है। ये जो लग्जरी है, ये सारी चीज़ जो है ना ब्रांडेड है, ये एक आर्टिफिशियल पॉवर्टी है, राइट। तो इस तरह के पॉइंट्स को आप मेंशन कर सकते हैं, विच मिरर्स द एसेंस ऑफ दिस प्रोवर्ब एंड ऑल्सो द एरिस्टोटल डॉक्ट्रिन्स ऑफ द गोल्डन मीन फर्दर सपोर्ट्स द आइडिया दैट वर्च्यू लाइज बिटवीन एक्सेस एंड डिफिशियंसी। तो इसी तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि नव के लकड़ी 90 खर्च। आपको कंक्लूजन में मैंने बताया है ना, जब आप भी लिखे तो प्रोवर्ब से ही कंक्लूड करें, राइट, दैट नव के लकड़ी 90 खर्च रिमेन्स हाईली रेलिवेंट इन द मॉडर्न सोसाइटी। ये मॉडर्न सोसाइटी के पर्सपेक्टिव से देखें, ये बहुत ही अच्छा प्रोवर्ब है। आप इसमें ऐसे लिखिए, एंड इट वॉज अगेंस्ट द इनएफिशिएंसी या एक्स्ट्रावेजेंस की बात करें हम लोग, या मिसयूज ऑफ रिसोर्सेज की बात करें, है ना। गॉड हैज़ गिवन अस इनफ अकॉर्डिंग टू आवर नीड्स बट नॉट अकॉर्डिंग टू दी ग्रीड्स। हाँ, अपने ग्रीड, अपनी जो चाह है, अपना जो डिज़ायर है, उसके हिसाब से भगवान ने नहीं दिया है। भगवान ने आपको उतना दिया है जितना आपको नीड की ज़रूरत है। तो लाइफ को भी उस तरह से जीना चाहिए, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग के साथ। एक्स्ट्रा वेगेंट नहीं बनना है, जो प्लानिंग हो, प्रॉपर प्लानिंग हो, फाइनेंशियल अवेयरनेस हो, आपको किस तरह से किस चीज़ को खर्च करना है, ये सारे चीज़ को देख सकते हैं। पर्सनल लेवल पे इसके डायमेंशन को खोलिए, देन सोसाइटी लेवल पे इसके डायमेंशन को खोलिए, देन नेशनल लेवल, देन इंटरनेशनल लेवल। तो इस तरह से आप डायमेंशंस को खोलिए, लिखिए और ट्राई करते रहिए। नेशन वाइड प्रोग्रेस के लिए प्रॉपर प्लानिंग होना चाहिए, है ना, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए भी ट्रांसपेरेंसी रहना चाहिए, एथिकल कंडक्ट के साथ सारे काम होना चाहिए, और विथ नहीं बोलना चाहिए दैट सिंप्लिसिटी इज़ द बेस्ट थिंग, ठीक है। तो ये था आज का एक्सप्लेनेशन। आई होप आपको समझ में आया हो। कंटिन्यू करते रहिए मेंस राइटिंग के साथ, एंड प्रीलिम्स के लिए भी अच्छे से पढ़ते रहिए। तो ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ गुड डे, बाय बाय।